नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात लॉबी के दिन बड़े खराब चल रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री को भारत की संसद में खतरा है कि कहीं महिला सांसद दांत से काट ना लें, लेकिन वो इजरायल में जाके संबोधन करने जा रहे हैं, ऐसा दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने बताया। बड़ी-बड़ी चीजें इस बातचीत में हैं कि आखिर चल क्या रहा है राजनीति में। आप अगर ये सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए केपी मलिक जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन आपका। धन्यवाद संजय जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। 2 दिन आप गायब थे कहीं और आज जो है किसी नई जगह पे आप बैठे हैं। मुझे लग रहा है अभी दिल्ली लखनऊ में है, उस लखनऊ और मुंबई में है नहीं, आप कहीं दुबई वही पहुंच गए लग रहा है। वाह मलिक साहब, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं ऐसे घूमता रहूं। हुआ ये कि ठंड मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पूरी ठंड निकल गई, लेकिन मुंबई में था तो मैं कोट वोट पहनने का मौका नहीं मिला। अब मैं दिल्ली में हूँ हाँ। तो आज सुबह सुबह दिल्ली ने सोचा कि बरसात करा दूं, मैं कम से कम मुझे कोट पहनने का मौका मिल जाए, इसलिए आज मैं आ गया अरे तो दिल्ली में। दिल्ली में तो बाबा ने, योगी जी ने कह दिया है कि इतना पोल्यूशन है, गैस चेम्बर बनी हुई, कहाँ फंस गए आप आके। हम लोग की तो मजबूरी है। मैं चेक करने आया था कि योगी जी जो है वो अमित शाह को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, वाकई में कह रहे हैं। तो देखिए मेरी सांस थोड़ी मेरा तो काम चल ही जाता है। लेकिन जब आपने बात योगी जी की शुरू करी है तो आज की चर्चा यहीं से शुरू करते हैं मलिक साहब। चल क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा को ही निपटा रही है। ब्रजेश पाठक जी के अंदर पंडित वाला भाव जग गया। ब्रजेश पाठक को समझ में आ गया कि उनकी पूरी जिंदगी तो ब्राह्मण राजनीति पर टिकी है और ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के बहुत नाराज है शंकराचार्य जी के जो बटुक थे उनकी चोटी खींचे जाने को लेकर। उससे पहले भाजपा के विधायकों ने मीटिंग करी तो प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया ये सब मीटिंग नहीं चलेगी। पंडित लोग भड़क गए कि कुर्मी समाज के लोग कर सकते हैं, बाकी समाज के कर सकते हैं, ब्राह्मणों पे ये प्रतिबंध लग रहे हैं। उसके बाद यूजीसी के नियम आ गए और पंडित ठाकुर लोग सड़क पे आ गए कि बड़ा गलत हो गया, ब्राह्मणों के संग, ठाकुरों के संग, ऊंची जाति के संग। और उसके बाद ब्रजेश पाठक को लगा कि ब्राह्मण तो नाराज हैं, तो उन्हें दनादन कह दिया कि जिसने चोटी पकड़ के खींची उसको श्राप लगेगा, महाश्राप लगेगा। यहाँ तक कहते कहते रुक गए होंगे वो कि वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, जैसे पुराने लोग श्राप दिया करते थे। ब्रजेश पाठक उसी शैली में आ गए। वो डिप्टी सीएम है जो चिर विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ के, इनकी नेम प्लेट योगी आदित्यनाथ ने उखड़वा दी थी मुख्यमंत्री बनते ही। उस बात को लेकर अखिलेश यादव आज तक उनको स्टूल मंत्री कहते हैं। केशव मौर्य जी मेरे मित्र हैं, लेकिन बड़ा विवाद चलता है। उन्होंने तो शंकराचार्य को भगवान कह दिया, भगवान शंकराचार्य। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में जिनको एक तरह का छुपे शब्दों का अगर अर्थ मान ले तो फ्रॉड ही कह रहे थे वो, कि कौन शंकराचार्य, कितने प्रमाण पत्र दे दिया। दूसरी तरफ एक डिप्टी सीएम उनको भगवान कह रहा है, एक कह रहा है कि उनके बटुक ने जिनने चोटी खींची उनको श्राप लगेगा। मतलब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बार पहले बगावत होती थी, 150-200 विधायक धरने पर बैठ गए थे। भागे भागे नागपुर से सारे सर्वे सर्वा आए थे, संघ के तो मामला पटा था किसी तरह से, वरना सरकार चली जाती। तो ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान तो था नहीं बीजेपी के लिए। तो इस तरह से भाजपा के विधायकों की एक विरोध की भूमिका तैयार कराई जा रही है कि भाई विधायक विरोध करें और इस बहाने से योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाया जा सकते हैं। क्या ये संभव हो पाएगा? योगी आदित्यनाथ इतने हल्के में हैं या फिर वही दिल्ली दरबार को ही उल्टा लटका देंगे? सीन क्या चल रहा है, क्या सूचना है मलिक साहब आपके पास? संजय जी देखिए, एक तो आपको ये समझना होगा कि जो भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है या जो भी भारतीय जनता पार्टी में होता है वो यूं ही नहीं हो जाता। ये ब्रजेश पाठक जी यही थे जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अयोध्या में मंदिर में, तब ये शंकराचार्य की चिंता इन ब्रजेश पाठक जी को नहीं हुई। आज क्यों इतनी चिंता शंकराचार्य जी की हो रही है? 2024 को आप हमेशा दिमाग में रखिए संजय जी, जब भी आप उत्तर प्रदेश की बात करें, 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो हर्ष हुआ है, भारतीय जनता पार्टी चाहे उसमें योगी जी हो, चाहे दिल्ली दरबार हो और चाहे कोई भी हो, वो बड़े घबराहट में है। ऐसे में क्या किया जाए, इसको मैं यहाँ रोक के एक उदाहरण देता हूँ अपने गांव का। हमारे गांव में एक सुनार फैमिली थी और उनके 2 पोते थे सुनार के, बड़े उद्दंड थे वो। किसी भी गरीब के बच्चे को और उसको पीट के आ जाते थे, फिर वो उलाहना देने उनके घर पे आते थे, देखिए आपके लड़के ने हमें पीट दिया और बड़े नाराज है ये। तो उनकी अब वो क्या करें, अब अपना बच्चा है इसका क्या। तो वो जूता जो पहनते थे चमड़े का, पुरानी जूतियां जो गांव पहनते थे, उसको उल्टी करके, मतलब उल्टी तरफ से, और उसके सिर पर दे धवाधव दे, आवाज ज्यादा है चोट कम लगे, और कहें देखो भाई हमने पीट दिया अपने को।
तो ये क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने, जो पटकथा लिखी है कि भाई हम ब्राह्मणों के ठेकेदार नहीं हैं और इनसे हम बड़े नाराज हैं, ये ब्राह्मण इस तरह से कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों से पीछा छुड़ाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी और उनको गले लगाना चाहती है। जो दलित और पिछड़े चले गए हैं पीडीए में, समाजवादी पार्टी में, उनको वापस ला के गले लगाना चाह रही है। और वो गले कैसे लगे? तो गले तभी तो लगेंगे जब ब्राह्मणों को हम दूर करेंगे। तो ब्राह्मणों को दूर करिए और दलितों को, पिछड़ों को गले लगाइए, तभी तो हम 2027 जीत पाएंगे। अब आइए ब्राह्मणों पे, ये ब्राह्मण जाएंगे कहाँ? गरीब ब्राह्मण, ये तो सुदामा है, ये जाएंगे कहाँ? इन्हें तो पीटो, मारो, धमकाओ, कुछ भी करो, इनको तो भाजपा में ही रहना। बहुत माल है, अब पंडितों में बड़ा माल है, बीजेपी में बड़ा कमाया है। नहीं, वो देखिए वो तथाकथित, आप कुछ पंडितों की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम पंडित की या ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, हम किसी विशेष ब्राह्मण की, संजय जी, बात नहीं कर रहे हैं। हम उन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जो पूरा एक समाज होता है। कोई ब्राह्मण समाज अगर बहुत धनाढ्य हो गया हो तो मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा और ना मैं इत्तेफाक रखूंगा। चंद लोग होते हैं। अब आप सब जाटों को बोले कि सब जाट धनाढ्य हो गए, सब बड़े किसान है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ किसान है ज्यादातर। तो ये एक उसमें लिया जाता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो बेचारा गरीब तबका होता है, उसमें कुछ लोग चंद बन गए। अब आप तो देखेंगे जिन्होंने गोली चलवाई थी अयोध्या में, वो यहाँ भी आ गए थे दिल्ली, वो पावरफुल भी हैं और धनाढ्य भी हो गए। तो उनका उदाहरण दें ब्राह्मणों में, वो भी तो ब्राह्मण है। तो किसी विशेष एक व्यक्ति की बात ना करके ये मोटा मोटी मैंने आपको समझाया है कि ये आप नृपेंद्र मिश्रा की बात कर रहे हैं, गोली जी। अब आप उनको आप कुछ ब्राह्मणों की तकदीर होती है। देखिए नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई कार सेवकों पर, लेकिन मोदी जी ने मंदिर बनाने का ठेका उन्हीं को दिया, बेटे को श्रेय उन्हीं को जा रहा है। भगवान राम का आशीर्वाद मिला, बेटे को टिकट मिला, बेटा हार गया, लेकिन फिर एमएलसी बनवा दिया। नृपेंद्र मिश्रा में क्या खासियत है आज तक लोग नहीं समझ पाए कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले पंडित जी पर इतनी मेहरबानी क्यों? लेकिन आप गरीब ब्राह्मण की बात कर रहे थे, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारा जो परसेप्शन है कि ब्राह्मण गरीब होता है और बेचारा होता है, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं और ज्यादा बेचारा कह रहा हूँ। आप ये बताइए कि वो जाएगा कहाँ? इसलिए एक नया परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मायावती जी ने कह दिया है कि भाई हम बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ेंगे और 2007 के पैटर्न पे चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी और हम ब्राह्मण समाज को अपने साथ लेके आएंगे। अब उन्होंने भी त्याग दिया, वो जो उनका नारा था तिलक तराजू वाला और जूते चार लगाने वाला, उन्होंने भी त्याग दिया। अब वो भी ब्राह्मणों को गले लगाना चाहते हैं। तो ये पटकथा कहाँ लिखी जा रही है संजय जी? ये दिल्ली में लिखी जा रही है, लखनऊ में लिखी जा रही है, या कहीं गोरखपुर में लिखी जा रही है? ये पटकथा भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करने के लिए उत्तर प्रदेश में लिखी जा रही है। लेकिन ये कितनी सरसबज होगी आपको ये देखना होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ दूसरी चीजें भी तो हैं जो दिल्ली में चल रही है। जो अभी आपने देखा, जो अंतरराष्ट्रीय पटल पे मोदी जी को भारत का नाम रोशन किया है हमारे माननीय हरदीप पुरी जी ने, और वो इतने बौखला गए, अभी तक तो नाम ही तो आया है, दोषी तो उनको कोई बता नहीं रहा। भाई फर्जी भी हो सकता है नाम, वो ईमेल भी गलत हो सकती है, लेकिन वो सफाई देने आने, चोर की दाढ़ी में तिनका, बोला नहीं मैं तो सिर्फ 3-4 बार मिला था, मैं तो मिला नहीं था। अरे भैया 3-4 बार ही क्यों मिले थे? आपको क्या जरूरत थी ये कहने की? बाद में पवन खेड़ा ने उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल दी कि आप तो 16-17 बार 18 बार मिले हैं। आपने तो उनको जो है 30-40 बार ईमेल किया है, कुछ उनका आया 60 से 62-64 आपके ईमेल, उन्होंने पूरा खाका खींच के रख दिया। अब आप क्या करेंगे? बात यह है कि आपने संविधान की शपथ लेके मंत्री बने हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, और आप कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो शपथ ली हुई है। तो इसका मतलब आपके पास जो है, या आपके दिमाग में कोई शपथ के मायने है नहीं। तो जब आपके पास गोपनीयता की शपथ जो आपने ली है, सच बोलने की शपथ जो आपने ली है, जब आप उसको कुछ समझ ही नहीं रहे तो देश हित में आप क्या करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी भी चौतरफा घिरी हुई है, और कहीं ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश से मामला खराब हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी हुई है। इसलिए ये पटकथा बटुक ब्राह्मणों पे लिखी जा रही है। ब्राह्मण समाज के कंधे पे बैठ के ही भारतीय जनता पार्टी वापस आ सकती है, चाहे संजय जी आप इस बात को माने ना माने। देखिए जाट वाट तो कुछ है नहीं, जाटों को तो कैसे ही बहका सकते हो आप, किसानों को कैसे ही बहका सकते हो, दूसरे तबके को आप कैसे ही बहका सकते हो, ब्राह्मणों को बहकाना इतना आसान नहीं है। तो ब्राह्मणों को थोड़ा ये टाइट करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को टाइट कर रही है
और वो अपमान का बदला ले रही है बटुक ब्राह्मणों का। और योगी जी कालनेमी बता रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं ये कालनेमी है। तो ये जो नूरा कुश्ती ब्राह्मणों को केंद्र में लेके चल रही है, जिसमें ब्राह्मण फंस गए हैं। अब ब्राह्मणों को देखना है क्या करना है, कि बहन जी मायावती के पास जाना है या दुत्कारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना है। ये निर्णय तो ब्राह्मण समाज को ही लेना होगा जी। लेकिन ये जो ब्रजेश पाठक भड़का रहे हैं और ये सीधा सीधा ये तो योगी पे हमला है, तो ये बीजेपी के अंदर जो नूरा कुश्ती चल रही है खत्म होगी या नहीं होगी? नहीं नहीं, ये तो अंत तक चलेगी, तभी तो यही तो पटकथा लिखी गई है भाई। रामायण आप देखते, रामलीला आप देखते हैं, तो वहां पे राम रावण की लड़ाई दिखाई जाती है, बाद में तो दोनों साथ में पीछे बैठ के स्टेज के सिगरेट पी रहे होते संजय जी। तो बाद में तो चाय नाश्ता साथ ही चल रहा है। वो तो फ्रंट पे दिखाने के लिए, चैनल पे दिखाने के लिए, बाहर बयान देने के लिए चीजें चल रही हैं। मैंने आज एक इंटरव्यू देखा ब्रजेश पाठक जी का, हमारे आपके दोस्त हैं वो। तो वो पत्रकार 3 बार पूछ रहा है कि आप, और लोग वो घूम फिर के कि आप किस पे निशाना साध रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, शंकराचार्य का अपमान कौन कर रहा है। बोला हमें नहीं पता कौन है, जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बटुक ब्राह्मणों का अपमान, शंकराचार्य का अपमान हम नहीं सहन कर सकते। वो रट पकड़े हुए जैसे उनकी कैसेट फंस गई है, तो इसलिए वो इधर उधर नहीं जाना चाहते, वो टारगेट पे रहना चाहते हैं। तो ये जताता है कि उत्तर प्रदेश में संजय जी कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। जिस प्रकार से आप देखेंगे समाजवादी पार्टी मजबूत एक विपक्षी दल के रूप में बैठी हुई है, और आप ये भी देखेंगे कि कांग्रेस जिस प्रकार से एक एक्टिव हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की एक और बड़ी परेशानी है कि वो मोदी जी के सामने मोदी और अखिलेश नहीं करना चाहते, वो ममता बनर्जी और मोदी नहीं करना चाहते, क्योंकि तो स्तर कम हो जाएगा मोदी जी का। वो मोदी और राहुल करना चाहते हैं और कांग्रेस को जिंदा करना चाहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे पश्चिम बंगाल हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कई परेशानियां हैं, उनको एक मोर्चे पे थोड़ी लड़ना है। अब बताइए, मोदी जी को एक मोर्चे पे वहां दिल्ली में लड़ना पड़ रहा है, एक हरदीप पुरी के मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है, एक किसानों के साथ डील पर लड़ना पड़ रहा है, एक योगी जी से लड़ना पड़ रहा है। बाकी विपक्ष चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, इनसे तो लड़ना पड़ ही रहा है। तो एक मोदी जी कहाँ जाएंगे। तो इसलिए कुछ ड्यूटी जो है योगी जी की और ब्रजेश पाठक जी की लगाई गई है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। उधर दिल्ली में और तमाशा हो रहा है। एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, मेरे पास तो पुख्ता जानकारी है, प्रमाण और इकट्ठे हो जाएंगे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की फ्रॉड की कहानी कम नहीं है। इस यूनिवर्सिटी को जमीन देने में भी बड़ा खेल किया गया, बड़ा नियमों में बदलाव किया गया, और इस यूनिवर्सिटी के रोबोट ने पूरी इंटरनेशनल बदनामी करा दी। वो रोबोट जो है वो भाई साहब ने कह दिया हमारा है, और रोबोट चाइना के लोगों ने कहा कि ये तो फर्जी काम कर रहे हैं। अगर रोबोट बनवाने ही था तो अंबानी अडानी से बनवाते। ये गलगोटिया वाले बीच में कहाँ से आ गए, बाद में लाइट काट के भगाया गया। फिर गलगोटिया ने कहा हमारी यूनिवर्सिटी तो इतनी बढ़िया है कि शुभांकर मिश्रा नाम के देखिए पत्रकार हमारे से पढ़े हैं। तब मुझे समझ में आया कि शुभांकर मिश्रा जैसे फ्रॉड लोग, शुभा की जगह शुभांकर जी थोड़े भड़क गए होंगे, लेकिन जो पत्रकार तेल का विज्ञापन करे कि साहब ये तेल झंडू बाम टाइप का तेल बड़ा अच्छा है, बाल बड़े हो जाएंगे, और तेल के संग कई समस्याएं पैदा हो जाए। इसके अलावा यौन शक्ति वाली दवाइयाँ जो होती हैं उन डॉक्टर का प्रचार करे, और फिर वो अडानी के चैनल में एनडीटीवी पे आकर शो करे। उसके शो की ऐसी बैंड बजी कचहरी की 2000 लोग नहीं देखते थे। मैंने एक दिन स्टोरी कर दी तो उसको हटा दिया गया, बाद में उसके शो को 8 साढ़े 8 से वो लेट नाइट में कर दिया गया। तो शुभांकर के कम फ्रॉड वाली कहानियां समाज में नहीं घूमती। तेल की, यौन इच्छाओं की दवाओं का विज्ञापन करने वाले शुभांकर का गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऐड कर रही है ना। अभी हमारे यहाँ पढ़े थे, मैं अच्छा मैं समझ में आया कि इतना काबिल कहाँ से आ गया ये पत्रकार। पत्रकार तो नहीं कहना चाहिए, एंकर लोग आजकल पत्रकार नहीं होते। लोगों ने बताया कि इनके पत्रकारिता के नाम पे समझ बहुत छोटी है। एंकर होते हैं, एंकर सामने टीवी पे स्क्रीन पे आता रहता है, वो पढ़ते रहते हैं चेहरे बना बना के। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है, तो क्या लग रहा है कि सरकार इतनी बेबस कैसे थी कि उसकी व्यवस्थाएं कर ही नहीं पा रही थी। लाइट नहीं थी, यूपीआई नहीं चल रहा था, हालत खराब थी। बाद में गलगोटिया के स्टॉल की लाइट काट के भगाना पड़ा उनको वहां पे। लेकिन पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है, ये सब क्यों हुआ मलिक साहब? संजय जी देखिए, ये तो एक मोहरा बन गई है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ऐसी तमाम यूनिवर्सिटियां हैं भारत में। पिछले 10 साल में शिक्षा संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में जिस तरह का शिक्षा के साथ मजाक हुआ है पिछले 1 दशक में, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप ये देखिए, रिसर्च के नाम पे सरकार से मोटा पैसा आता है और ये उस पैसे का मिसयूज करते हैं, जैसे आपने अभी कहा भी।
तो तमाम अधिकतर यूनिवर्सिटियों का ये हाल है। आप ये देखिए, इसमें गलती खाली यूनिवर्सिटी की नहीं है। तो इसका मतलब ये है, जो सरकारी अमला जमला है, जो मोदी जी की टीम है, जो बड़ी क्रांति की बात करती है, जो डिजिटल की बात कर, वो सो रही थी और आपने पूरा जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया था, उसके भरोसे पे आप बैठ गए थे। बात ये नहीं है संजय जी, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2015 में जब मोदी जी 14 में बन गए थे, 2015-16 में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं आशीष, उनका नाम है आशीष बासवानी, भारतीय वैज्ञानिक हैं, वो गूगल में काम करते हैं, उन्होंने ही एआई की शुरुआत की थी। और जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है या अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, जिसको आप चैट जीपीटी और बाकी हिसाब से देखते हैं, उसके रिसर्च करता जो है वो हमारे आशीष बासवानी है, इंडियन है। दुर्भाग्य देखिए कि नेहरू द्वारा बनाई गई जो आईआईटी थी उनमें पढ़ के गए हैं वो, और हमने उनको तवज्जो ही नहीं दी। आप ये देखिए कि राजीव गांधी के टाइम में, बाकी टाइम में कितने लोगों को वापस लाया गया, वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को, डॉक्टरों को, कितने लोगों को राजीव गांधी देश में लेके आए और उन्होंने काम को आगे बढ़ाने का काम किया। इस 10 साल में सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए, ईवीएम को कैसे सेट किया जाए, चुनाव आयोग को कैसे साटा जाए, एजेंसियों को कैसे जो है बंगू बनाया जाए, ये सब चीजें करके सिर्फ चुनाव जीतने के हथकंडे पिछले 10 साल में चले। आपने जो है, जहां पे आप एंटर नहीं कर पा रहे थे, महाराष्ट्र आपने जीत लिया। जहां पर आप एंटर नहीं कर पा रहे थे, दिल्ली आपने जीत लिया। आपने बिहार में अपनी पोजीशन बढ़िया कर ली। अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पश्चिम बंगाल जीतने के लिए आप जो है, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री निशानेबाजी कर रहे हो, इस तरह के हथकंडे अपना के आप सिर्फ चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं, आप देश की बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका जैसे लोग तो एआई में बहुत आगे हैं संजय जी, उनका तो बजट जो है देने का लगभग 80,000 करोड़ है, और चाइना का 40 के लगभग होगा। मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूं आपको, और हमारा 1 लाख करोड़ भी नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें करप्शन कर ही नहीं पाएंगे आप अगर बजट देंगे। बाकी जगह चीजों में आपको चाहिए, उसमें करप्शन चाहिए। तो हम लोग ये सिर्फ ढकोसलेबाजी में और हम लोग धार्मिक विवादों में लगे हुए हैं। हम देश के विकास में, इस तरह की टेक्नोलॉजी में दूर दूर तक कुछ नहीं है। चाहे आप कोई भी ढकोसला करते रहिए, सच्चाई तो ये है। क्योंकि हमारा जो असली मकसद होता है, मैं बार बार संजय जी आपको कहता हूं कि आप मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में आज भी आप जो है नेहरू को गाली दे रहे हैं, आप कांग्रेस को कोसने पर लगे हुए हैं, आप विपक्ष को कोसने पर लगे। अरे भाई, आप अपने 10 साल में जो आपने विकास के झंडे गाड़े हैं उसको आगे रख के चलिए ना, कि देखिए हमने 10 साल में ये काम किया है और हमें 10 साल और मौका दीजिए, हम भारत को कैसे आगे लेके जाते हैं। कितना आगे ले गए आप 10 साल में भारत को, आपने क्या क्या विकास किया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपने बनाई, कौन कौन सी आईआईटी आपने बनाई, कौन से आईआईएम आपने बनाए, कौन से हॉस्पिटल्स आपने बनाए, शिक्षा के बड़े केंद्र कौन कौन से बने, क्या बना बताइए तो सही। आपसे आपको ले दे के अयोध्या मंदिर और पटेल जी की मूर्ति गुजरात में बता रहे हैं आप, जो पुल बनाते हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, वो गिर जाते हैं बनते बनते। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा एक टंकी बनी और टंकी बन के पानी भरा नहीं, वो पानी गिरने लगा। एक टंकी झांसी में बनी नहीं, वो बनते बनते गिर गई, उसमें लोग दबे नहीं, बच गए बेचारे। तो ये तो हाल आपके विकास का है। तो आप एआई में कहां से आगे बढ़ पाएंगे, बजट ही नहीं दे रहे हैं आपको। आप हमारे इसरो का हाल देख लीजिए। तो ये तो सिर्फ जो है धार्मिक भावनाएं भड़का के और इस तरह की चीजें करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, या जहां सत्ता में नहीं रहे वहां आना चाहते हैं। यही इनका हिडन एजेंडा है। इसमें कोई नई चीज संजय जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और इनको कोई शर्म भी नहीं आएगी इसमें। आप ये देखिए कि हरदीप पुरी जी कोई शर्मिंदा हो या उनको कोई दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सफाई दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी सफाई में ट्वीट कर रहे हैं। और नई बात और अंत में बता रहा हूँ संजय जी आपको, हमें नहीं पता है, भारत सरकार की ओर से जानकारी नहीं दी गई। इजराइल से जानकारी आई है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे, जो भारत की संसद को संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। हमारा बजट सेशन चला गया, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण चला गया, वहां नहीं जा रहे वो, क्योंकि वहां खतरा है, बिरला जी ने कह दिया। तो इजराइल की जो संसद है वो सेफ है, इसलिए वो इजराइल जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे दांत से काट सकती है मेरा सांसद, इसलिए इजराइल जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर।
ये तो मलिक जी पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।